स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे लेक्चर नंबर 68 में स्वागत है। तो देखो बच्चों, हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर हुआ था उस प्रीवियस लेक्चर में हमने मैंने आपको बताया था कि लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, मैंने आपको ये दो चीज़ें बताई हैं। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, जहाँ से हमने जिस वृत्तीय पथ पर यानी कोई भी एक आवेश Q b वेग से जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, किसके चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो वो वृत्तीय पथ पर गति करता है। इस कंडीशन में हमने उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या, उसका वेग b, टाइम पीरियड t, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सारी वैल्यूज जो हैं हमने कैलकुलेट की थी। तो ये पहली सिचुएशन हो गई थी अकॉर्डिंग टू लॉरेंज फोर्स, अकॉर्डिंग टू लॉरेंज फोर्स, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था कि कोई भी एक चार्ज Q है जो v वेग से गति करते हुए चुंबकीय क्षेत्र में कितने कोण पर प्रवेश कर रहा है, थीटा कोण पर एंट्री कर रहा है। तो वहाँ पर हमने उसके रेडियस, वेलोसिटी और टाइम पीरियड और पेच अंतराल यानी कि x का मान भी कैलकुलेट करके आपको बताया था। इससे जो हमारी प्रीवियस वाली जो क्लास हुई थी, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपने ढंग से देखी होंगी, अच्छे से देखी होंगी, समझी होंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा साइक्लोट्रॉन। क्या है? साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन इजी सा टॉपिक है, कुछ खास ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए। आज का टॉपिक हो गया बेटा साइक्लोट्रॉन। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात आती है, सर व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन होता क्या है। तो आपको मैं इसकी बहुत ही इजी सी और नॉर्मल सी डेफिनेशन बता रहा हूँ, तो एक बार आप ढंग से सुन लीजिएगा। फिर हम इसके बारी बारी से इसका सिद्धांत, इसकी संरचना के बाद हम पढ़ेंगे इसकी वर्किंग मेथड, जैसे हम बोलते हैं कार्यविधि, और उसके बाद हम करेंगे कैलकुलेशन। इट्स ओके, ठीक है। आपसे कोई पूछता है कि साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं, तो आपके पास क्या आंसर होगा? आप कहेंगे सर साइक्लोट्रॉन एक ऐसी विद्युत चुंबकीय युक्ति होती है जो कि अल्प ऊर्जा युक्त बाह्य धनावेशित कण, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, ये सभी क्या हैं? अल्प ऊर्जा युक्त बाह्य धनावेशित कण हैं, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन की परिभाषा बनती है कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसे विद्युत चुंबकीय युक्ति होती है जो अल्प ऊर्जा युक्त बाह्य धनावेशित कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा कण आदि को उच्च ऊर्जा के साथ उच्च वेग से क्या कर देती है? त्वरित कर देती है। उच्च वेग से उच्च ऊर्जा के साथ क्या कर देती है? त्वरित कर देती है। ऐसी युक्ति क्या कहलाती है बेटा? साइक्लोट्रॉन। तो एक बार मैं वापस से परिभाषा को रिपीट कर रहा हूं, आप ढंग से सुन लीजिएगा, अच्छे से सुन लीजिएगा। आपसे कोई पूछता है साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं, तो आपके पास आंसर होगा सर साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति होती है या एक ऐसी विद्युत चुंबकीय युक्ति होती है जो अल्प ऊर्जा युक्त बाह्य धनावेशित कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स को उच्च ऊर्जा के साथ क्या कर देती है बेटा? उच्च ऊर्जा एवं उच्च वेग के साथ क्या कर देती है? त्वरित कर देती है। ऐसी युक्ति क्या कहलाती है? साइक्लोट्रॉन। दिस इज ए नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ दिस टॉपिक या दिस डिवाइस साइक्लोट्रॉन, ठीक है। आफ्टर ऑल, अब हम पढ़ते हैं इसके सिद्धांत के बारे में, द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए, बहुत ही इजी सा प्रिंसिपल है साइक्लोट्रॉन का। साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल बनता है बेटा कि साइक्लोट्रॉन के अंतर्गत दो क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, पहला चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा विद्युत क्षेत्र। तो मैं प्रिंसिपल बता रहा हूं, साइक्लोट्रॉन के प्रिंसिपल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल होता है कि साइक्लोट्रॉन के अंतर्गत दो क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, पहला चुंबकीय क्षेत्र होता है और दूसरा विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो क्या करता है? बाह्य धनावेशित कण को वृत्तीय पथ पर घुमाने का प्रयास करता है। चुंबकीय क्षेत्र बाह्य धनावेशित कण को वृत्तीय पथ पर घुमाने का प्रयास करता है, जबकि जो विद्युत क्षेत्र होता है उस बाह्य धनावेशित कण जो कि वृत्तीय पथ पर घूम रहा है उसको घुमाने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कि इसका क्या प्रिंसिपल बना? आपसे कोई पूछे सर व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, तो आप कहोगे
कि सर साइक्लोट्रॉन के सिद्धांतानुसार यह माना जाता है कि साइक्लोट्रॉन के अंतर्गत दो प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, पहला चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा विद्युत क्षेत्र, जो कि परस्पर एक दूसरे के लंबवत कार्य करते हैं। ये दोनों क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के कैसे होते हैं बेटा? परपेंडिकुलर होते हैं, जिसमें से चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र बाह्य धनाभिषिक्त कण को वृत्तीय पथ पर घुमाने के लिए बाध्य करता है, जबकि विद्युत क्षेत्र उस बाह्य धनाभिषिक्त कण को वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। दिस इज द नॉर्मल प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। दैट्स क्लियर। तो पहले हमने क्या पढ़ी? परिभाषा। परिभाषा के बाद हमने क्या पढ़ा है बेटा? सिद्धांत। ठीक है। आफ्टर ऑल अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है साइक्लोट्रॉन की संरचना। साइक्लोट्रॉन की संरचना, द कंस्ट्रक्शंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिए। एक्चुअली होता क्या है आपको मैं बता देता हूं। साइक्लोट्रॉन की संरचना देखिए, साइक्लोट्रॉन की संरचना के अंतर्गत एक बार मैं बोल रहा हूं बहुत स्लोली, उसके बाद फिर मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगा और उम्मीद करता हूं एक बार में आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है। साइक्लोट्रॉन की संरचना के अंतर्गत हम किसी धातु से निर्मित दो निर्वातित अर्ध खोखले गोले उपयोग में लेते हैं। साइक्लोट्रॉन की संरचना के अंतर्गत हम किसी धातु से निर्मित दो निर्वातित अर्ध खोखले गोले उपयोग में लेते हैं। इन अर्ध खोखले गोलों की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कैपिटल डी फॉर डॉग, यानी कि इनकी आकृति कैसी होती है? ऐसी होती है। ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन की संरचना के अंतर्गत हम किसी धातु से निर्मित निर्वातित दो अर्ध खोखले गोले उपयोग में लेते हैं, जिनकी आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कैपिटल डी के आकार के समान होती है। अब इनकी आकृति कैपिटल डी के आकार के समान है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? डीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डीज भी कहते हैं। क्लियर। उसके बाद ये ऐसे हमारे पास दो अर्ध खोखले गोले होते हैं, देख सकते हैं आप, जिनकी आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कैपिटल डी के आकार के समान है। इन दोनों अर्ध खोखले गोलों के जो व्यास होते हैं वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर, ये बीच का गैप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? एक दूसरे से कुछ दूरी पर एक दूसरे के पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो आप देख सकते हैं इन दोनों के व्यास एक दूसरे से कुछ दूरी पर एक दूसरे के पैरेलल में क्या है? व्यवस्थित है। आफ्टर ऑल हम क्या करते हैं? इन दोनों अर्ध खोखले गोलों को एक उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ जोड़ देते हैं। ये उच्च आवृत्ति का जो प्रत्यावर्ती स्रोत है इसके लिए बहुत उच्चतम विभवांतर, लगभग 10⁻⁴ वोल्ट का विभवांतर एवं 10⁻⁶ या 10⁻⁷ हर्ट्ज की आवृत्ति क्या करता है? प्रदान करता है। तो ये जो दो अर्ध खोखले गोले हैं जिन्हें हम डीज कह रहे हैं, पहले अर्ध खोखले गोले को हम D1 से व्यक्त करेंगे, दूसरे अर्ध खोखले गोले को हम D2 से व्यक्त करेंगे। इन दोनों डीज को हमने उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती विभव स्रोत के साथ जोड़ दिया है। ये प्रत्यावर्ती विभव स्रोत इन दोनों डीज को मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, बोले तो लगभग 10⁻⁴ वोल्ट का विभवांतर और 10⁻⁶ या 10⁻⁷ हर्ट्ज की आवृत्ति प्रदान करता है। उसके बाद हम क्या करते हैं? ये जो पूरी व्यवस्था है डीज और जो कि ये प्रत्यावर्ती विभव स्रोत से जुड़े हुए हैं, इनको एक बॉक्स के अंदर व्यक्त कर देते हैं और इस बॉक्स के अंदर लगभग 10⁻⁶ मिलीमीटर पारे के दाब पर गैस भरी हुई होती है। ठीक है। उसके बाद यह संपूर्ण व्यवस्था दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवखंड, यह संपूर्ण व्यवस्था दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवखंड, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। यह संपूर्ण व्यवस्था दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवखंड N व S के मध्य स्थित होती है, जिसके कारण एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों डीजों के तल के कैसे कार्य करेगा बेटा? लंबवत कार्य करेगा। क्लियर। तो ये नॉर्मल सा कंस्ट्रक्शन है साइक्लोट्रॉन का। अभी इसका मैं व्यवस्थित डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन एक बार थोड़ा रफली समझ लीजिएगा। तो आप क्या कहोगे? आपसे कोई पूछेगा कि साइक्लोट्रॉन की संरचना क्या है, तो आप उसको मुंह जबानी कैसे जवाब दोगे? तो आप कहोगे कि सर साइक्लोट्रॉन की संरचना के अंतर्गत हम किसी धातु से निर्वातित दो अर्ध खोखले गोले उपयोग में लेते हैं। इन दोनों अर्ध खोखले गोलों की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कैपिटल डी के आकार के समान होती है। आपको दिखाई दे रही है?
ठीक है, कैपिटल डी के आकार के समान होती है। इन्हें दूसरे शब्दों में डीज के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें डीज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये पहला डीज D1 और ये दूसरा डीज D2। इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, इन दोनों डीज को उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती विभव स्रोत के साथ कनेक्ट कर देते हैं। आप देख रहे हैं उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती विभव स्रोत के साथ जोड़ दिया है। तो देखो ये लीजिए प्लस माइनस, ये जो साइन मार्क होता है ये तो होता है डीसी वोल्ट का, और ये जो साइन मार्क होता है ये होता है प्रत्यावर्ती विभव का। तो हमने प्रत्यावर्ती उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती विभव के साथ इनको कनेक्ट किया है, जो लगभग 10⁴ वोल्ट या 10⁶ से लेकर 10⁷ हर्ट्ज की आवृत्ति इनको प्रदान करता है। उसके बाद हम लिखेंगे कि सर ये जो संपूर्ण व्यवस्था है इसे हम एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं, जिसके अंदर 10⁶ मिलीमीटर पारे के दाब पर गैस भरी हुई होती है। उसके बाद जो ये पूरा बॉक्स है या ये जो संपूर्ण व्यवस्था है, इसको दो हम शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवखंड N व S के मध्य रख देते हैं। इन शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवखंड N व S के कारण एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो कि इन दोनों डीज के तल के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर कैसा करता है, कार्य करता है। क्लियर। अब मैं इनका व्यवस्थित डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने, तो आप ढंग से देख लीजिएगा एक बार। देखो बेटा, ये दोनों डीज बन गए, ये डीज D1 है और ये डीज D2 है। इसके बाद हमने क्या किया है, इन दोनों डीज को एक उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती विभव स्रोत के साथ क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये यहाँ पर दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवखंड रखे हुए होते हैं, पहला N और दूसरा S। ठीक है, इन दोनों डीज के जो व्यास हैं, ये आपको व्यास नज़र आ रहे हैं, ये दोनों व्यास एक दूसरे से कुछ दूरी पर एक दूसरे के समांतर क्रम में स्थित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक रिक्त स्थान में एक कोई निर्दिष्ट बिंदु रखा होता है O, जहाँ पर कोई बाह्य धनाभिषिक्त कण मैंने ले लिया है प्रोटॉन, ये रखा हुआ होता है। और यहाँ पर एक बॉक्स होता है जिसके अंदर इन दोनों डीजों को, इस प्रत्यावर्ती स्रोत को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जिसके अंदर 10⁻⁻⁶ मिलीमीटर पारे के दाब पर गैस भरी होती है। उसको व्यक्त करने की यहाँ पर ऐसे जनरली कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो बेटा ये हो गए शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवखंड, ये हो गए प्रत्यावर्ती स्रोत। ठीक है, तो मैं पे लिख रहा हूँ चुंबकीय ध्रुव खंड। तो बेटा ये भी बन गया है चुंबकीय ध्रुव खंड। हम यहाँ पर डीज D1, D2, इसको हम क्या कह रहे हैं, डीज। ठीक है, ये है प्रत्या से बना प्रत्यावर्ती विभव स्रोत, जो लगभग 10⁴ वोल्ट का विभवांतर और 10⁻⁷ हर्ट्ज की आवृत्ति इसको प्रदान करता है। क्लियर। तो ये बन गई बेटा संरचना। यहाँ पर एक लक्ष्य नाभिक रखा हुआ होता है, तो आप कह सकते हैं कि सर ये लक्ष्य नाभिक है। ठीक है, जहाँ से ये बाह्य धनाभिषिक्त कण जब उच्च वेग से त्वरित होकर बाहर निकलेगा तो इस लक्ष्य नाभिक से आकर टकराएगा। तो अब आप एक चीज़ देखिए, मैंने आपको एक बात बोलकर बताई थी कि ये दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवखंड हैं N और S। इसके कारण जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो इन दोनों डीज के तल के कैसा है, लंबवत। तो तल के लंबवत है, और वो भी कैसा होगा, तल के लंबवत। तो वो इनसाइड होगा, तल के लंबवत अंदर की ओर। तो हम यहाँ पर क्रॉस का साइन मार्क भी क्या कर सकते हैं, यूज़ में ले सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत और किधर की ओर है, अंदर की ओर है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि आप क्रॉस का साइन मार्क यूज में लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, जैसे हम आगे चलते हैं
तो हम देखते हैं, चलिए आगे चलते हैं। ये हो गई बेटा इसकी संरचना। अब हम देखते हैं इसकी कार्यविधि। देखो अभी मैं इस डायग्राम में थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो अभी पूरी करूंगा, लेकिन वो तब पूरी करूंगा जब मैं आपको इसकी वर्किंग मेथड को समझा दूंगा। बिना वर्किंग मेथड को पूरी किए ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो ज़रा ध्यान दीजिए कार्यविधि के अनुसार। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बेटा, आपको मैं यहाँ से आगे जैसे हम अगले चैप्टर में चलेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊँगा AC करंट के बारे में। तो AC का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है जो अपने परिमाण में आवर्तों के साथ परिवर्तन करती है। बोले तो इस टाइप से, तो ये आवर्त बनते हैं 0, T/4, ये T/2, ये 3T/4 और ये कैपिटल T। तो आवर्तों के हिसाब से अपने परिमाण में क्या करती है, परिवर्तन करती है। ठीक उसी प्रकार से जो प्रत्यावर्ती विभव होता है वो भी आवर्तों के हिसाब से अपने परिमाण में क्या करता है, चेंज करता है। जैसे कि ये 0, ये T/4 और ये T/2, ये 3T/4 और ये कैपिटल T टाइम फॉर एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हम टाइम पीरियड T को शो करते हैं। काइंडली फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, प्रथम जो आवर्त बनता है बेटा वो संपूर्ण आवर्त काल के 1/4 समय में बनता है, यानी कि T/4 सेकेंड समय में उसका निर्माण होगा, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दीजिए। अब यहाँ से आगे हम इसकी डीज की वर्किंग मेथड को कैलकुलेट करेंगे। तो वर्किंग मेथड को जैसे हम यहाँ से पढ़ते हैं तो अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू वर्किंग मेथड ऑफ द साइक्लोट्रॉन, तो साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि के प्रथम चरण में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रत्यावर्ती विभव को स्टार्ट करते हैं। ये जैसे ही प्रत्यावर्ती विभव के द्वारा इन पर विभव आरोपित कराया जाएगा तो हम देखते हैं कि सर प्रारंभ में जो इनकी जो ध्रुवता है वो d1 की ध्रुवता हमें धनात्मक प्राप्त होती है और d2 की ध्रुवता हमें ऋणात्मक प्राप्त होती है। तो ये तो ओरिजिनल डायग्राम है, थोड़ा सा मैं रफ वर्क इधर कर लेता हूं तो आप देख लीजिएगा। d1 और ये d2 और इन दोनों को मैंने प्रत्यावर्ती विभव के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब जैसे इस प्रत्यावर्ती विभव के साथ यहाँ पर लगभग 10⁴ वोल्ट का विभव आरोपित किया जा रहा है, तो हम देखते हैं कि प्रारंभ में जो इन दोनों डीजों की ध्रुवता है वो d1 कैसा है, पॉजिटिव, और d2 कैसा है बेटा, नेगेटिव। यहाँ पर ये कोई निर्दिष्ट बिंदु O था रिक्त स्थान में जहाँ पर बाह्य धनावेशित कण रखा हुआ था। तो जैसे इस पर विभव आरोपित होगा तो हम देखते हैं कि ये प्रोटॉन है जो कि बाह्य धनावेशित कण है, ये सबसे पहले, अब देखो ये नेगेटिव है तो इधर की ओर अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, तो ये कहाँ गति करता है भैया, d2 में गति करता है या d2 के अंदर प्रवेश कर जाता है। और d2 के अंदर प्रवेश करके T/2 सेकंड समय में, कितने समय में, यानी कि अर्धवृत्त यानी अर्ध खोखला गोला है तो आधा चक्कर ही तो तय कर रहा है। तो एक चक्कर को जब कैपिटल T सेकंड में पूरा कर रहा है तो आधे चक्कर को आधे समय में पूरा करेगा, तो आधा चक्कर के कितना समय लेगा, T/2 सेकंड समय में। तो जैसे ही ये प्रोटॉन d2 में प्रवेश कर कर अपने अर्ध चक्र को पूर्ण करता है तो ये T/2 सेकंड समय में अपने चक्र को, आधे चक्र को पूर्ण करके कहाँ आ जाता है बेटा, बाहर आ जाता है। बाहर आएगा तो ये कितनी ऊर्जा गेन करेगा, QV ऊर्जा गेन करेगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं विभव बराबर होता है कार्य बटे में आवेश। अगर आप यहाँ से वर्क डन की वैल्यू निकालोगे तो W बराबर में QV, ठीक है बेटा। और आप जानते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय से जितना वर्क डन होता है उतनी एनर्जी हो जाएगी, तो E बराबर में कितना हो गया बेटा, QV। तो जैसे ही इसने इसके अंदर प्रवेश किया, प्रवेश कर कर इसने अपना अर्ध चक्र T/2 सेकंड समय में पूरा किया। T/2 सेकंड समय में ये चक्र को पूरा करके बाहर आता है तो कितनी ऊर्जा ग्रहण करता है, QV ऊर्जा ग्रहण करता है। जैसे ये बाहर आएगा ठीक उसी समय विभव की स्थिति चेंज होगी, अर्थात पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर जाएगा। तो हम देखते हैं दोनों डीजों की ध्रुवता भी चेंज हो जाती है। d2 जो पहले नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाता है और जो d1 पहले पॉजिटिव था वो अब कैसा हो जाता है, नेगेटिव। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोटॉन है वापस अब d1 के अंदर प्रवेश करेगा और जैसे ये d1 के अंदर प्रवेश करेगा तो वही T/2 सेकंड समय में अपने अर्धचक्र को पूर्ण करके पुनः कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा और कितनी ऊर्जा गेन करेगा, QV। तो आप एक जांच दिन दीजिए, जब पहले ये d2 में गया था तो इसने आधा चक्र तय किया था कितने समय में, T/2 सेकंड समय में, कितनी ऊर्जा के साथ, QV ऊर्जा के साथ। जब फिर d1 में गया, ये d1 और ये d2, यहाँ पर T/2 समय में इसने QV ऊर्जा को ग्रहण कर कर अपना चक्र पूरा किया था। फिर d1 में चला गया, यहाँ भी T/2 सेकंड समय में
ये Q भी ऊर्जा को ग्रहण कर अपना अर्ध चक्र पूर्ण करता है। तो अब इसका देखिए एक पूर्ण चक्र पूरा होगा कि नहीं हो गया, जब दोनों डीजों में से होकर घूम कर ये बाहर आएगा, हो गया ना एक चक्कर पूरा। एक चक्कर पूरा हो रहा है तो टोटल टाइम कितना ले रहा है, T/2 प्लस T/2 बराबर कैपिटल T, और टोटल एनर्जी कितनी गेन कर रहा है, एक आधे चक्र में Q भी कर रहा है तो पूर्ण चक्र में कितनी करेगा, 2Q भी कर लेगा ना बेटा। तो जैसे ही अपने एक चक्कर पूर्ण करेगा तो ये कितनी ऊर्जा गेन कर लेता है, 2Q भी। उसके बाद अब ये बाहर आ गया, वापिस से आएगा, फिर पुनः डीजों की ध्रुवता चेंज होगी, जो D2 पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव वाला कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर वही प्रक्रम शुरू होगा, ठीक है, फिर वही प्रक्रम, फिर यहाँ से आकर बाहर निकलेगा, फिर यहाँ आ जाएगा। तो देखो एक चक्कर में 2Q भी कर रहा है तो दो चक्करों में कितना कर लेगा, 2 × 2Q भी। भाई एक चक्कर की एनर्जी 2Q भी है, एक पूर्ण चक्र की, तो दो पूर्ण चक्रों की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2 से गुणा करा देंगे, 4Q भी। 3 की करेंगे तो 6Q भी, 4 की करेंगे तो 8Q भी। तो हम देखते हैं कि यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, और प्रत्येक चक्रण में इस बाह्य धनावेशित कण की एनर्जी, बोले तो ऊर्जा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। ऊर्जा के मान में क्या होती है, वृद्धि। अब जैसे जैसे इसकी ऊर्जा बढ़ती है वैसे वैसे इसके वेग के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, क्योंकि हम जानते हैं गतिज ऊर्जा का सूत्र K बराबर में 1/2 mv²। कॉन्स्टेंट को अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो काइनेटिक वेलोसिटी के स्क्वायर बराबर हो रहा है। तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है वैसे वैसे वेग के मान में वृद्धि होगी, जैसे जैसे वेग बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी जो रेडियस है r, उसके मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो हम देखते हैं लगातार यही प्रक्रिया चलती रहती है कि एक डीज में से निकलकर दूसरे डीज में प्रवेश करता है, फिर एक चक्र पूर्ण करता है, फिर एनर्जी गेन करता है, लगातार यही प्रक्रम चलता रहता है। तो हम देखते हैं कि सर प्रत्येक चक्र को पूर्ण करने के पश्चात ये बाह्य धनावेशित कण की एनर्जी के मान में वृद्धि होती है। एनर्जी के मान में वृद्धि होने के साथ साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ने के साथ इसकी रेडियस बढ़ती है, तो ऊर्जा के साथ वेग और त्रिज्या सब कुछ बढ़ रही है। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब ये बाह्य धनावेशित कण अपनी अधिकतम ऊर्जा के साथ, अपने अधिकतम वेग के साथ, अपनी अधिकतम ऊर्जा को प्राप्त करके अपने अधिकतम वेग के साथ अधिकतम त्रिज्या वाले पथ पर क्या करने लगता है, गति करने लगता है। कहने का मतलब ये d is d1 और ये d is d2, अब ये इसकी अंतिम परिसीमा पर घूम रहा है, जहां पर इसकी ऊर्जा भी अधिकतम है, वेग भी अधिकतम है और एनर्जी भी अधिकतम है, ठीक है ना, यहां पर घूम रहा है। अब जब इस सतह पर यानी कि इसके अंतिम परिसीमा पर घूमेगा तब भी तो एनर्जी को गेन करेगा, ऊर्जा तो तब भी बढ़ रही है इसकी, तो फिर यहां से आगे भी कहां जाएगा, अब तो बाहर ही निकलेगा ना। तो अंतिम स्थिति ऐसी आती है कि जब इसकी ऊर्जा के मान में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है तो इस डीज को तोड़कर ये बाहर निकल जाता है और साइड में रखे लक्ष्य नाभिक से जाकर क्या हो जाता है, ये टकरा जाता है। दिस इज ए नॉर्मली वर्किंग मेथड ऑफ साइक्लोट्रॉन, ठीक है। तो अगर आप किसी को साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि को समझाना चाहेंगे तो आप उसे कैसे समझाएंगे, आप उसे समझाएंगे कि सबसे पहले तो हम, एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं इसी चीज को, तो देख लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इजी भी है। तो देखिए ये दोनों डीज d1, ये दोनों ये दूसरा डीज d2 d1 और ये डीज d2, ठीक है। और इसको मैंने प्रत्यावर्ती विभव स्रोत के साथ क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, क्लियर। अब यहाँ पर ये बाह्य धनावेशित कण प्रोटॉन रखा हुआ था। सबसे पहले हमने जैसे इस पर प्रत्यावर्ती विभव आरोपित किया तो हमने इनकी ध्रुवता कैलकुलेट की, डीज d1 पॉजिटिव था, d2 नेगेटिव था। ये यहाँ पर एंट्री किया, T/2 सेकंड समय में Q भी ऊर्जा गेन की, जैसे बाहर आया पुनः ध्रुवता चेंज हो गई, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया, और ये नेगेटिव था जो कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब ये इसके अंदर एंट्री मारेगा, अपने एक चक्कर पूर्ण करेगा, तो Q भी कितनी होगी, 2Q भी। तो एक पूर्ण चक्कर प्राप्त करने में 2Q भी हो गई। फिर इसके अंदर जाएगा, फिर Q भी करेगा, फिर इसके अंदर जाएगा, फिर Q भी, तो दो चक्करों में कितना कर लेगा, 4Q भी। लगातार ऐसे ही ये इसके अंदर क्या करता रहेगा, गति करता रहेगा। प्रत्येक चक्रण के साथ इसके एनर्जी के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। एनर्जी के मान में वृद्धि होगी तो वेग के मान में वृद्धि होगी, रेडियस के मान में वृद्धि होगी। तो अंततः एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि अपने अधिकतम ऊर्जा के साथ एवं अधिकतम वेग के साथ अपने अधिकतम पथ की त्रिज्या पर क्या करने लगता है, गति करने लगता है। उसके बाद जब लगातार और ऊर्जा बढ़ती है तो ये डीज को तोड़कर साइड में रखे लक्ष्य नाभिक से आकर क्या हो जाता है, टकरा जाता है। दिस इज ए नॉर्मल वर्किंग मेथड ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो अब आप इस चित्र को यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए इस बाह्य धनावेशित कण की चक्रण की स्थितियाँ और व्यक्त करते हैं। तो देखो मैं ये डॉटेड लाइन से कर रहा हूँ, पहले सबसे छोटा पथ, फिर उससे बड़ा पथ, क्योंकि ऊर्जा बढ़ रही है ना तो पथ की स्थितियाँ भी बढ़ रही हैं, फिर उससे बड़ा पथ, फिर उससे बड़ा पथ, फिर उससे बड़ा पथ, फिर उससे और सबसे बड़ा पथ, और अंत स्थिति में डीज को तोड़कर बाहर निकल गया है और लक्ष्य नाभिक से आकर टकरा गया है, ठीक है। तो ये हो गई बच्चों इसकी कार्य विधि, ठीक है। अब हम करते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में साइक्लोट्रॉन के अंदर जब हम इसकी गणना करते हैं तो गणना में हमको
सबसे पहले तो इस बाह्य धनावेशित कण का वेग निकालना होता है, इसकी रेडियस निकालनी होती है, और वेलोसिटी और रेडियस के साथ हम उन चक्रों की संख्या निकालेंगे कि वो कितने चक्कर इसने लगाए, यानी कि इस धनावेशित कण ने ऐसे कितने चक्कर लगाए कि ये डीज को तोड़कर बाहर निकल गया और लक्ष्य नाभिक से आकर टकरा गया। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले गणना, तो बेटा साइक्लोट्रॉन की कैलकुलेशन को समझने के लिए आप देखेंगे कि ये धनावेशित कण है, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति में वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। तो ये बाह्य धनावेशित कण था। मैंने आपको बताया था कि इस दोनों शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवखंडों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो इन दोनों डीज के तल के कैसा है? लंबवत है, जिसके कारण ये धनावेशित कण लगातार वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। अतः इस बाह्य धनावेशित कण को वृत्तीय पथ पर घुमाने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो कौन से बल से प्राप्त होगा? लॉरेंज बल से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अभिकेंद्रीय बल बराबर लॉरेंज बल। अभिकेंद्रीय बल बराबर लॉरेंज बल। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय बल बन जाएगा बेटा mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, mv स्क्वायर अपॉन r बराबर लॉरेंज बल बन जाएगा q v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। इसको आप खोलोगे तो आप देखोगे mv स्क्वायर अपॉन r बराबर में QBV साइन थीटा। हो गया बेटा। अब यहां पर आप देखेंगे कि इस धनावेशित कण का जो वेग v है वो चुंबकीय क्षेत्र v के कैसा है? लंबवत है। तो यहां पे आप शो कर सकते हैं एग्जामिनर के लिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये बन जाएगा बेटा mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू में QVV। ये मेजर फंक्शन आ गया। ठीक है, अब इस मेजर फंक्शन से आप इसकी रेडियस निकाल सकते हैं, इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे b से b स्क्वायर, b टाइम कैंसिल हो गया, तो mb अपॉन r बराबर में यहाँ पे बच रहा है QB डिवाइड बाई 1। तो mb बराबर में QBr। तो वेलोसिटी b बराबर हो जाएगा बेटा QBr अपॉन m। ये हो गई वेलोसिटी। और आप इसी फंक्शन से इसकी रेडियस भी निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे mb बराबर में जो ये QBr चल रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से mb इज इक्वल टू में QBr, देन r इज इक्वल टू में हो जाएगा बेटा mb अपॉन q। दिस कॉल्ड इज रेडियस। तो ये तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या और ये हो गया आपके पास वेलोसिटी। ठीक है, आपको मैंने एक बात बताई थी कि जैसे ये इस डीज के अंदर गति करेगा तो अपने अधिकतम वेग के साथ गति करेगा। अधिकतम जो वेग होगा वो अधिकतम वेग के साथ अपनी अधिकतम गतिज ऊर्जा को प्राप्त करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अतः धनावेशित कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा। अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालना है बेटा। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र क्या बन जाएगा? अधिकतम गतिज ऊर्जा को मैं व्यक्त करूंगा E के से, यानी कि K से बना काइनेटिक और E से बना एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। फंक्शन बनता है हाफ mv स्क्वायर। तो देखो बेटा ये जो मैंने V निकाला है ना, ये मैक्सिमम है। कितना है? मैक्सिमम। तो इसका मान हम यहाँ रख देंगे। तो E के मैक्सिमम, तो ये गतिज ऊर्जा भी अधिकतम ही होगी, मैं शॉर्ट में m लिख रहा हूँ। तो 1/2 कैपिटल M इंटू V। तो देखिए V का फंक्शन आपने निकाला है, ऊपर चल रहा है स्क्वायर, तो मैं डायरेक्टली खोल के लिख रहा हूँ q स्क्वायर b स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर। ये रेडियस भी अधिकतम है और बटे में m स्क्वायर। m से m स्क्वायर, m टाइम कैंसिल हो गया। तो आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू निकल कर आ रही है बेटा वो आ रही है 1/2। यहाँ पे बच रहा है q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन स्मॉल m। That's called is the maximum kinetic energy of this positive particle, इस प्रोटॉन। तो ये डीज के अंदर गतिशील बाह्य धनावेशित कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा है, जहाँ पर ये r भी मैक्सिमम है और ये गतिज ऊर्जा भी मैक्सिमम है। क्लियर? उसके बाद आप चाहें तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। तो समय बराबर क्या होता है बेटा? दूरी बटे चाल। तो खामा खा का अपना टाइम खराब होगा, उसको तो आप निकाल ही सकते हो। लास्ट एंड फाइनल में एक चीज निकाल लेता हूं, फोर्थ चीज, कि ऐसे इस बाह्य धनावेशित कण ने कितने चक्कर लगाए, यानी कि मैं उन चक्रों की संख्या ज्ञात करना चाहता हूं जितने चक्करों में ये धनावेशित कण प्रोटॉन इस डीज को तोड़कर बाहर आ जाएगा और इस लक्ष्य नाभिक से आकर टकरा जाएगा। तो कितने चक्करों में उसने इस डीज को तोड़ दिया और बाहर आ गया। ठीक है,
तो अतः मैं यहाँ पे हेडिंग डालूंगा चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या निकालूंगा, बोले तो n, यानी कि मुझे n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, नंबर 1, धनावेशित कण के द्वारा एक चक्र में प्राप्त की गई ऊर्जा। तो आप देखोगे बेटा, धनावेशित कण के द्वारा एक चक्र में प्राप्त की गई ऊर्जा। तो यहाँ पर ऊर्जा को मैं किससे व्यक्त कर रहा हूँ? ई से। तो आप देखेंगे कितनी ऊर्जा प्राप्त कर रहा था? 2qb। कैसे? देखिए, रेडियस d1 और रेडियस d2। यहाँ से जब पूरा कर रहा था तो यहाँ पर qb था, यहाँ पर भी कितना था? qb। तो टोटल एनर्जी qb प्लस qb बराबर में 2qb, ये हो गया था ना। तो एक चक्र की एनर्जी कितनी थी बेटा? 2qb। तो n चक्रों की ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा n चक्रों के लिए, n चक्रों के लिए जो टोटल एनर्जी बन जाएगी वो बन जाएगी 2nqb। क्लियर? इसको मैंने दे दिया बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ध्यान दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं, इसको आप दीजिए सेकंड और इसको दीजिए आप फर्स्ट। तो ये तो हो गए टोटल n चक्रों की ऊर्जा। ठीक है, एक चक्र की ऊर्जा 2qb थी और n चक्रों की ऊर्जा कितनी बन जाएगी बेटा? 2nqb। और ये क्या है बेटा? गतिज ऊर्जा है, ये अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो इस गतिज ऊर्जा को भी इसने कितने चक्रों में प्राप्त किया था? n चक्रों में। तो कंपेयरिंग कराऊंगा मैं समीकरण नंबर 1 व 2 से। एक कह रहा है E इजिकल्स टू में q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर। मैं बार बार कह रहा हूं ये रेडियस भी अधिकतम ही है, अधिकतम त्रिज्या है ये। चाहे तो आप यहाँ पर डैश वगैरह कुछ r डैश लगा दीजिएगा, r डैश। ठीक है, तो q स्क्वायर b स्क्वायर r डैश स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। और इक्वेशन नंबर जो सेकंड है वो कह रही है E इजिकल्स टू में 2nqb। तो आप देखेंगे बेटा LHS पार्ट इक्वल है, LHS पार्ट इक्वल है तो RHS पार्ट इक्वल होगा। तो मैं लिख दूंगा 2nqb बराबर में q स्क्वायर b स्क्वायर r डैश स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। ओके, तो देखो यहां से E बराबर तो फंक्शन आ गया ये, और सॉरी LHS पार्ट तो बराबर है तो RHS पार्ट भी बराबर होगा। तो 2nqb इजिकल्स टू में q स्क्वायर b स्क्वायर r डैश स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। आप देखेंगे बेटा q स्क्वायर, q से q स्क्वायर, q टाइम कैंसिल हो गया और कुछ कट नहीं रहा है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो 2nb का मल्टीपल आप कराओगे बेटा 2m से, तो ये हो जाएगा 4m, 2 का गुणा 2 से कराया 4, m n b बराबर में यहाँ पे बच रहा है q b स्क्वायर r डैश स्क्वायर। वी आर कैलकुलेटिंग द फंक्शन ऑफ n, यानी कि नंबर ऑफ कोइल्स। हमें n निकालने हैं तो मैं n का मान यहाँ लिख रहा हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा मेरे पास बोर्ड कम पड़ रहा है इसलिए मैं यहाँ से साफ कर रहा हूँ। तो देखिए मेरे को यहाँ से चाहिए बेटा n का फंक्शन, तो n का फंक्शन कितना हो जाएगा? n इजिकल्स टू में ये पार्ट चल रहा है मेरे पास q b स्क्वायर r डैश स्क्वायर, q b स्क्वायर r डैश स्क्वायर। हेयर r डैश इजिकल्स टू में क्या है बेटा? मैक्सिमम रेडियस ऑफ दिस पार्टिकल। तो q b स्क्वायर r डैश स्क्वायर डिवाइड बाई 4mb, 4mb। तो ये व्यंजक आ जाएगा बेटा टोटल नंबर ऑफ कोइल्स। ये जो व्यंजक आएगा ये आएगा टोटल नंबर ऑफ कोइल्स, टोटल कुल चक्रों की संख्या, जितने चक्रों में ये धनावेशित कण प्रोटॉन इस डीज को तोड़कर बाहर आ जाएगा और इस लक्ष्य नाभिक से आकर टकरा जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इस पूरी टॉपिक की बारीकियों को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आप इसको पढ़िए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लेके आराम से धीरे धीरे पढ़िए। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को डाल दें, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आप इसको पढ़ें, उम्मीद करता हूं कि आपको प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, तो आप इसको ढंग से देखें। थैंक यू।